नमस्कार, मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं पंचायत टाइम्स। हम लोग इस समय हरियाणा की हिसार लोकसभा क्षेत्र में मिनी सेक्रेटेरिएट के पास में बैठे हुए हैं। हिसार लोकसभा की अगर राजनीति की बात की जाए तो इस समय यहाँ मुख्यमंत्री की विरासत की लड़ाई चल रही है। ताऊ देवीलाल के वंशज दुष्यंत चौटाला यहाँ से एमपी हैं। पिछले बार के चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल के चुनाव चिन्ह पर वो लड़े थे और यहाँ से लगभग 30,000 4,90,000 के करीब वोट उनको मिला था। लगभग 30,000 मतों से वो चुनाव जीते थे। लेकिन उसके बाद में इंडियन नेशनल लोकदल दो फाड़ हो गई और उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी जननायक जनता पार्टी बना ली है। तो ताऊ देवीलाल की विरासत अब किसके हाथ में जाएगी, इसको लेकर यहाँ पर लड़ाई चल रही है। लोगों का मानना है कि अगर दुष्यंत चौटाला फिर से यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, अपनी जननायक जनता पार्टी से लड़ते हैं, तो उनकी स्थिति मजबूत रहेगी। पिछली बार उनके नियरेस्ट राइवल जो थे वो कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई थे। कुलदीप जी भी मुख्यमंत्री के परिवार से आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के बेटे हैं। उन्होंने पिछली बार का चुनाव अपनी पार्टी पर लड़ा था, जनहित हरियाणा जनहित कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर लड़ा था, लेकिन इस बार उनकी पार्टी का विलय कांग्रेस में हो गया है। और इस बार चर्चा चल रही है कि उनके बेटे, भव्य नाम है ना, भव्य चुनाव लड़ेंगे। तो मुख्यमंत्रियों की विरासत की लड़ाई तो चलती रहेगी, लेकिन एक दूसरी चीज़ है जिस पर हम अभी चर्चा करना चाहते हैं, जो चुनावी चर्चा के बीच में, चुनावी बहस के बीच में गायब हो जाती है, और वो है यहाँ की आम जनता के अधिकार की बात। हरियाणा जाट राजनीति के लिए चर्चित रहा, जाट राजनीति के कई दिग्गज यहाँ से हुए, लेकिन उस पूरी की पूरी चर्चा के बीच जो सामाजिक आयाम है यहाँ का, यानी जाटों से इतर जो अन्य जातियाँ हैं, उन पर होने वाले अत्याचारों की कहानी कहीं ना कहीं गायब हो जाती है। हरियाणा का भगाना कांड एक ऐसा ही कांड है जो आज से लगभग 7 साल पहले हुआ था, और जहाँ जिन लोगों ने उसको सफ़र किया, जो उसके विक्टिम रहे, जिन दलितों को उन अत्याचारों को सामना करना पड़ा, उनमें से एक बड़े हिस्से को अभी तक न्याय नहीं मिला है। तो भगाना कांड के ऊपर एक धरना अभी भी यहाँ पर मिनी सेक्रेटेरिएट के पास चल रहा है, उस पर हम बात करेंगे। सर, नाम बताएंगे आपका? सतीश काजला, भगाना पीड़ित। तो सतीश भाई, आप भगाना गाँव के रहने वाले हैं, दलित बिरादरी साथ? दलित। तो इसमें आप लोगों के ये जो आंदोलन है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत गांव में जो कॉमन लैंड है उसमें एक खेल मैदान बना हुआ था जी। और गांव के जो जाटों ने एक कमेटी बना के, जो ज़मीन के मालिक थे, उन्होंने जो कॉमन लैंड है उसको एक कमेटी के हिसाब से, जो खेतों की ज़मीन है उसके हिसाब से बांटना शुरू कर दिया जी। लेकिन वो जो करते हैं या करते रहे हैं उसमें हमारा कोई रोका टोकी नहीं थी, क्योंकि वो वहाँ के मालिक हैं, उनकी वहाँ दादागिरी चलती थी। हम इस हालात में नहीं थे कि इनका विरोध करें। लेकिन एक खेल मैदान को हमने 20-25 साल से इतनी मेहनत से तैयार किया था, तो उसको वो जब बांटने लगे तो हमने उसका विरोध किया और उसकी हमने अपील की, भाई आप यहाँ ये खेल मैदान छोड़ दो, बाकी आप सारी भूमि को कब्जा कर लो, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। जो 100 वर्ग गज के प्लाट हैं और हैं, वो भी आप किसी को मत दो। तो जब उन मतलब आप लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया तो फिर कुछ अत्याचार एक्सेसेस की गई? हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा भाई आप कहाँ खेल मैदान छोड़ना है, कहाँ क्या करना है, वो हमारा काम है, तुम अपनी बकवास बंद करो। लेकिन वहाँ जब शुरुआत में है, काफ़ी जाटों के बच्चे भी हमारे साथ थे जो खेलते थे। हमने सैकड़ों की संख्या में जो कमेटी थी, जो पंचायत थी, उससे अपील की, भाई यहाँ आप जो गांव के विकास की बात है, स्टेडियम का रेजुलेशन पास करके कम से कम स्टेडियम जो एक गांव के विकास में एक कदम होगा, भाई यहाँ वो निर्माण कर दो, ताकि आगे भाई बच्चों को खेलने के लिए जगह बची रहे। तो जब ये इस चीज़ का विरोध आप लोगों ने किया, तो उसके बाद में आपका विरोध दबाने के लिए क्या वहाँ पर हुआ? जब हमने गांव स्तर पर बात नहीं बनी तो यहाँ हिसार प्रशासन को 2/6/11 को पहली कंप्लेंट की थी, और हमारे को आश्वासन दिया गया भाई जो वो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने पता चला भाई इन्होंने कंप्लेंट दे दी, तो उन्होंने हमारे ऊपर पूरा दबाव डालना शुरू कर दिया। हमारे बड़े बूढ़ों को हर रोज़ उनके घरों में बुलाना, उनको धमकाना, भाई ये कंप्लेंट वापस लो, नहीं तो हम मिर्चपुर जैसा कांड कर देंगे, तुम्हारे बच्चों को मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जब हम नहीं माने और हमने 1-2 दिन का यहाँ धरना प्रदर्शन भी किया, तब प्रशासन पर थोड़ा बहुत दबाव आया। तो 22 फरवरी 2012 को गांव में डीडीपीओ और बीडीपीओ जो पंचायत अधिकारी हैं, उन्होंने दौरा किया। मौका पे वो जो आरोपी हैं वो प्लाट
काट रहे थे, जमीन को हड़प रहे थे, 3 जेसीबी लग के वहाँ जो पेड़ पौधे उखाड़ रहे थे, और उन्होंने कहा भाई ये आरोपी हैं, इनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। उससे वो इतने तहस में आगे, गुस्से में आगे कि ये जो हमारे गुलाम थे, हमारे दिए पे गुजारा करते थे, ये प्रशासन को हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया, इनकी इतनी औकात होगी। और उन्होंने पूरा गांव के जो जाटों ने इकट्ठा होके ये निर्णय लिया भाई इनको दबाओ, सामाजिक बहिष्कार कर दिया। हाँ, उसके बाद 2-3 दिन तक ये दबाने की प्रक्रिया चली। जब बात नहीं बनी तो उन्होंने हमारा सोशल बाइकआउट कर दिया। सोशल बॉयकॉट के बाद में फिर कुछ बलात्कार की घटनाएं भी आई थी संज्ञान में। सोशल बाइकआउट के बाद में जब सब जगह से हमारे पे पाबंदी लगा दी, कॉमन लैंड को कब्जा कर लिया, खेल मैदान को तहस नहस करके बिल्कुल खुर्द-बुर्द कर दिया, और एक चौक था चमार चौक, उस पर भी ये कहा भाई हम इस पर भी कब्जा करेंगे और तुम रेंगते हुए हमारे पास माफ़ी मांगने के लिए आओगे और कंप्लेंट वापस भी लोगे। उस पर भी 6-6 फुट की दीवारें निकाल के कब्जा कर दिया, 3 घरों के रास्ते बंद कर दिए, और हालात ऐसे तनावपूर्ण हो गए थे। और प्रशासन ने भी इसमें हमारा कोई सहयोग नहीं किया जी। मैं ये भी कहा जी हमारा मनरेगा का जो काम है 1-1.5 जी, मैं ये कह रहा था कि क्योंकि समय कम है इसलिए जल्दी बात करनी होगी। तो जो इस बीच में जो और बड़ी घटनाएं हुई हैं हिंसा की, उनके ऊपर जरा बात कीजिए। जैसे हम लोगों की जानकारी में आया था कि कुछ गोलीकांड भी हुए थे और कुछ लोगों को घर छोड़ के भागना पड़ा था और बलात्कार की घटनाएं हुई थी, तो जरा उस पर बात अगर आप करें। तो जब ऐसे हालात हो गए थे और प्रशासन ने कोई हमारी मदद नहीं की, तो हमने 21 मई 2012 को 137 परिवार ने गांव से पलायन करना पड़ा। जैसे गांव में दबंगों ने हमारे ऊपर अत्याचार करके गांव से निकाला, यहाँ प्रशासन ने भी हमारे ऊपर अत्याचार करके हमारे को यहाँ से भगाने की कोशिश की गई, और ये संकेत देने की ये कोशिश की गई कि गाँव में तो हालात ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन 2 साल तक हम यहाँ लड़ते रहे, और 2014 में 23 मार्च 2014 में जो गांव के हालात ठीक बता रहे थे, वहाँ 23 मार्च 2014 को 4 दलित नाबालिग लड़कियों के साथ अपहरण और गैंगरेप हुआ। उसके बाद में हालात और भी गंभीर हो गए, और वो 95 परिवार जो दाना कम्युनिटी के एससी में आते हैं उनकी लड़कियों के साथ ही हुआ था। तो 95 परिवार फिर गाँव छोड़ के यहाँ सेक्रेटरी में आए। आप लोग दिल्ली में भी गए थे चाचा, आप लोग दिल्ली में भी गए थे ना प्रदर्शन करने को लेकर, तो उसका कोई असर हुआ? उसका असर बहुत हुआ। अच्छा, क्या असर? बाद में आके हुआ। पहले हम बहुत भटकते रहे, इधर उधर सबसे मिले जी। कुछ नहीं, ऐसी कमीशन से मिले जी। कई दिन लगातार आते जाते रहे, तारीखें देते रहे जी। फिर उन्होंने अब डायरेक्शन भेजी है डीसी को इनका पुनर्वास को। अच्छा, आप भी उसी गांव से हैं चाची? अच्छा, तो ये जो बलात्कार का कांड वगैरह हुआ था, उसके बाद में फिर फाइनली गांव से दलित परिवारों को फिर घर छोड़ के भागना पड़ा? हाँ, घर छोड़ के भागना पड़ा था जी बाद में। और उसके बाद में सुरक्षा का मुद्दा जो था, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा, इस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई की? नहीं, कोई कार्रवाई कोई की, कोई कार्रवाई नहीं की। तो फिर आपका धरना फिर उसके बाद से भी बदस्तूर चल रहा? हाँ, उसके बाद में लगातार चलता रहा। लेकिन इस जो कांड में कई लड़के थे, लेकिन यहाँ जो हुड्डा सरकार थी उसने सिर्फ 5 लड़कों को अरेस्ट करके पूरे मामले को दबा दिया गया। ना उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था की गई परिवारों की, ना और। उसके बाद में यहाँ से हम 16 अप्रैल 2014 को जंतर मंतर पर गए। तो वहाँ मतलब ये है कि गाँव की आवाज़ दिल्ली तक पहुँची, भाई हमारी क्या पीड़ा है, तो उस पर थोड़ा बहुत दबाव बना, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई। अगर मैं इसकी बात करूं, आप भी उसी गांव से हैं, तो अगर इसकी बात पूछूं कि इतने लंबे समय से आपका धरना चल रहा है, पहले अंदर चलता था, फिर यहाँ से प्रशासन ने आपको निकाल के बाहर कर दिया, और धरने के दौरान कई लोग मारे गए हैं। जैसे अगर हम वो देख पाएं तो उस बोर्ड पर कई लोगों के फोटो लगे हुए हैं जिनकी मौत यहीं पे हुई। पीछे अगर कोई देख पाए तो लाश एक है, ये राजवीर जी हैं जो धरने के दौरान मारे गए, धरने के दौरान ही इनकी मौत हुई ना। तो इतना लंबा संघर्ष चला और ये लाश अभी भी यहीं है, अभी भी अंतिम संस्कार नहीं हुआ, आपकी डिमांड्स मानी नहीं गई हैं। इस लंबे संघर्ष का कोई अचीवमेंट आप मानते हैं कि कोई फायदा इस संघर्ष का हुआ, कोई उपलब्धि संघर्ष की रही? अभी तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन सरकार के ऊपर कुछ
तो फर्क पड़ रहा है इसका, दबाव बन रहा है। दबाव बनता है। तो जैसे ये आप बता रहे थे कि केस की FIR रजिस्टर हुई और कुछ लोगों को सजा हुई है। हाँ, जो 2012 में हमारा जो सोशल बायकाट करके जो हमारे को गांव से निकालने वाले हैं उनके खिलाफ आज तक FIR दर्ज नहीं हुई। नहीं। लेकिन इस संघर्ष का जो अचीवमेंट है उसके बाद से जो भी एट्रोसिटीज हुई उसमें FIR दर्ज हुई है। दर्ज हुई। हाँ। तो मतलब एक अचीवमेंट ये है कि चेतना आई है लोगों के बीच में और बाकी जो दूसरी चीजें हैं उन पर एक्शन होने लग गया है। उस पर एक्शन होने लग गया है। दबाने की तो कोशिश करते हैं प्रशासन, लेकिन वो कुछ हिस्सा निकल के आता है, उससे लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। तो 2 सरकारें इधर बीच में चली गई। केंद्र की सरकार कांग्रेस की थी, वो आई चली गई, यहाँ पर भी कांग्रेस की थी, आई चली गई। लेकिन आपकी स्थिति में कोई बहुत बड़ा मतलब आपकी मांग को लेकर कोई बहुत बड़ा सुधार? बिल्कुल कोई बदलाव नहीं है। अब तो हालात बद से बदतर हो गए कि उस गांव में हम रह ही नहीं सकते कि हालात ऐसे हो गए। अब हमारी डिमांड यही है कि हमारा को शहर में पुनर्वास करवाया जाए और ऐसी कमीशन ने डायरेक्शन भी दे दी है इस हालात को देखते हुए भाई इनको शहर में बसाया जाए। लेकिन ऐसी कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, इनका कितने ऑर्डर फॉलो होते हैं ये सरकारों पर निर्भर करता है, क्योंकि सरकार स्वयं अपना हिसाब किताब से काम करती है, वो किसी की मानती नहीं है। हरियाणा में कई मामले इस तरह के हुए हैं जहां दलितों पर अत्याचार हुए। मिर्चपुर आप बता ही रहे थे, मिर्चपुर के लोग अभी भी यहाँ बैठे, भगाना ये हो गया। और तो इन तमाम कांडों में जनरली दबंग जातियों के लोग, जिनमें अधिकांश कई बार जाट जाति के लोग शामिल रहते हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई के लेवल पर बहुत कुछ सुनने में नहीं आता है। तो सामाजिक व्यवस्था में ये कहा जा रहा था कि खट्टर की सरकार आई है तो जाटों का दबदबा कम हुआ है। तो आपको ऐसा लगता है कि कोई दबदबा कम हुआ है जिसके चलते ये जो दलितों पर अत्याचार की घटनाएं थी उनमें कमी आई हो? ना, ऐसी कोई नहीं। जो घटनाएं हैं वो बड़ी हैं, हाँ, कम नहीं हुई। और ये सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर बांटने का काम करके, लोगों को गुमराह करके सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, न कि न्याय देने के लिए कोई काम कर रहे हैं। ये सिर्फ मुद्दे बनाते हैं जाति और धर्म के नाम पर और लोगों को गुमराह करते हैं। गैर जाट के नाम पर, चाहे भजनलाल हो चाहे खट्टर हो, बिल्कुल लोगों को जो दलित पिछड़ों के हालात है वो बद से बदतर होते गए हैं। इनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं होता। तो राजनीति की विरासत और राजनीतिक चर्चा के शोर के बीच कुछ तबके हैं जिनकी आवाज़ अभी भी दबी हुई है, जिनकी मांगें अभी भी नहीं मानी गई हैं। एक छोटा सा सुधार अगर हम कह सकते हैं तो ये हुआ है कि चेतना बढ़ी है और पहले के समय में जब किसी दलित लड़की से बलात्कार करने के बाद या किसी दलित की हत्या के बाद में दबंग जातियों के लोग बड़ी आसानी से बच जाते थे, उसमें थोड़ा बदलाव आया है। हरियाणा लोकसभा चुनाव और बाकी जहां जहां हम चुनाव कवरेज कर रहे हैं वहां से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए पंचायत टाइम्स। भारत के पश्चिमी छोर से पूर्वी सीमा तक लोकसभा चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट, पश्चिम से पूरब चुनाव यात्रा 2019।